आप लोग क्या बातें कर रहे हो, कोई समझाएगा मुझे? आरू ने यश जी और नव की तरफ देखते हुए कहा तो यश जी बोले, आरू ये एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश थी जो कि उसी इंसान ने की थी। आपका मतलब कि उन्हें मेरे बारे में पता चल चुका है? आरू ने हैरानी से कहा तो यश जी बोले, नहीं तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। मतलब तो फिर ये साजिश कैसे? आरू बोलते बोलते रुक गई, फिर अचानक से अपना सर पकड़ते हुए बोली, आह मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? यश जी और नव ने आरू की तरफ कदम बढ़ाए ही थे तब तक आदि तेजी से आगे बढ़कर आरू को लिटाते हुए बोला, तुम अभी रेस्ट करो, ये सब बाद में जानती रहना जब तुम थोड़ा बेटर फील करने लगो। मैं जानता हूँ ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, बट तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, इसलिए चुपचाप लेटी रहो आंखें बंद करके। आदि खुद में ही मगन आदि को डांट लगा रहा था, वहीं आरू यश जी और नव को खड़े देख रही थी जो मुस्कुरा कर उसे देख रहे थे। अच्छा आरू तुम डांट खाओ, तब तक मैं जरा एक कॉल करके आता हूँ। नव तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यश जी ने कहा। फिर वो नव को साथ लिए बाहर चले गए। उन दोनों के जाते ही आरू ने आदि को घूरा तो वो मासूमियत के साथ बोला, एक्चुअली मुझे याद ही नहीं रहा कि ये लोग यहाँ पर है, पर सच्ची में मैं तुम्हें डांट तो बिल्कुल भी नहीं रहा था, पता नहीं कैसे इन लोगों को गलतफहमी हो गई। इतना बोलकर आदि चुप हो गया, पर आरू फिर अभी कुछ नहीं बोली तो आदि अपना सर झुकाते हुए बोला, सॉरी ना प्लीज। क्या सॉरी, तुमने दादा के सामने मुझे डांट लगा दी और सुपीरियर भी तो थे, क्या सोचेंगे वो? आरू मुंह बनाते हुए बोली तो आदि मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, यही सोचेंगे कि तुम्हारा पति कितना केयरिंग है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। आरू ने मुंह फेरते हुए कहा तो आदि इस बार सीरियस होकर बोला, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम सभी मिशन से दूर रहोगी और कोई टेंशन भी नहीं लोगी, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी रूथ दरवाजा खोल अंदर आता हुआ बोला, सुपीरियर वो राम का कॉला। रूथ के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए क्योंकि आदि हैरानी से उसे देख रहा था। रुद्राक्ष तुम जिंदा हो? आदि हैरानी से बोला तो आरू आदि को देखने लगी। आदि फौरन आगे बढ़ा और उसने रुद्र को गले से लगा लिया। तू कहाँ चला गया था मेरे भाई? मुझे बताया गया कि तू उस दिन उस हादसे में मर गया था। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। रुद्र ने भी आदि को कसकर अपने गले से लगा लिया। मैं उस दिन नदी में गिरने के बाद बेहोश हो गया था, तभी सुपीरियर ने मेरी जान बचाई। मैं 4 सालों से कोमा में था, फिर मुझे होश आया, तब मैंने दोबारा से ट्रेनिंग ली और अब मैं जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? आरू ने हैरानी से कहा तो आदि रुद्र की तरफ देखने लगा। तुम रुद्राक्ष को जानती हो? आदि आरू के सवाल को इग्नोर कर बोला तो आरू ने हाँ में अपना सर हिला दिया। आदि ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस छोड़ दी। इसका मतलब तुम रुद्र का पास्ट भी जानती होगी? आदि आगे बढ़ते हुए बोला तो आरू हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोली, मुझे सब पता है। मैं रुद्र का दोस्त हूँ, कॉलेज में मैं अबीर और रुद्र साथ ही थे, उस वक्त मैं बस रुद्र के साथ रहता था, अबीर से मेरी किसी भी तरह की दोस्ती नहीं हुई थी। डॉट पर रुद्र और अबीर काफी अच्छे दोस्त थे, इन दोनों की बहुत बनती थी। डॉट वो मुझसे बात करता था पर बस पढ़ाई के बारे में, और मैं उसे बता भी देता था। डॉट रुद्र और मैंने दोनों ने ही साथ में मिलकर हैकिंग सीखी थी, हम लोग बहुत से कैंप्स किया करते थे। एक बार ये इसके डैड से मिलने इंडिया आया, उसी वक्त इसकी कार उस नदी में गिर गई और अंकल के साथ इसकी भी डेथ हो गई। मुझे अमेरिका में यही बताया गया, इसलिए मुझे लगा कि रुद्र मर चुका है। अबीर तो पूरी तरह से बिखर गया था, वो खुद में ही गुमसुम रहने लगा। पर साहिबा मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, आज मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया। आदि खुशी से भरकर बोला, उसकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान। तभी यश जी और नव भी अंदर आ गए। क्या अबीर भी यहाँ पर है? रुद्र ने कहा तो आदि ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वो कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। रुद्र ने कहा तो आदि ने अबीर को कॉल लगा दी और फौरन हॉस्पिटल आने को बोल दिया। आरू तो बस आदि का चेहरा देख रही थी, जहां पर रुद्र से मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। सुबह के करीब 4:30 बजने वाले थे। अबीर ने अपनी कार हॉस्पिटल के बाहर रोकी। वो फौरन इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गया। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते ही अबीर ने देखा आदि सामने खड़ा है। अबीर फौरन उसके पास जाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, आदि क्या हुआ, तूने इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया मुझे? तू ठीक तो है ना? और आरू कैसी है, वो तो ठीक है ना? उसने आरू की तरफ नजर उठाते हुए कहा तो आरू बोली, ओ झंपू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तरफ नजर न उठाओ बल्कि अपनी नजरें जरा अपने पीछे की तरफ घुमाओ। अबीर असमंजस से आदि की तरफ देखने लगा तो आदि ने उसे पीछे की तरफ देखने का इशारा किया। अबीर ने मुड़कर देखा तो रुद्र खड़ा था, उसके पीछे ही नव और यश जी खड़े थे।
अबीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने 2 से 3 बार अपनी आंखें मसली और वापस से देखा तो रुद्र अभी भी वहीं पर खड़ा था। अबीर ने आदि की तरफ देखा तो आदि नम आंखों से ही मुस्कुराते हुए बोला, ये सच है अबीर, ये रुद्राक्ष ही है अपना रुद्र। अबीर की आंखें नम हो गई। वो फौरन रुद्र के पास लगभग दौड़ता हुआ गया, पर अगले ही पल उसने कसकर रुद्र के गाल पे थप्पड़ मार दिया। सभी हैरानी से अबीर की तरफ देखने लगे। अगले ही पल अबीर रुद्र के गले लग गया और बोला, साले कमी ने कहा था तू, तुझे पता भी है कितना मिस किया मैंने तुझे। मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया तुझे, पिछले 4 सालों में मैं कितना रोया हूँ तुझे कुछ पता भी है। अबीर तू शांत हो जा यार प्लीज। रुद्र अबीर का सर सहलाते हुए बोला तो अबीर उससे अलग हो गया और जाकर आदि के गले लग गया। रुद्र आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, तू इन 4 सालों में भी नहीं सुधरा, आज भी वही नखरे हैं तेरे। तू मुझसे दूर रह, मुझे तुझसे नहीं बोलना। अबीर आदि पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला तो रुद्र मुस्कुरा दिया। यार एक बात बताऊं, मुझे बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है, इसलिए तुम लोग जाकर अपना रोना धोना बाहर करो। आरू अपने बेड पर फैलते हुए बोली तो सब लोग हंसने लगे। सभी बाहर निकल गए। तभी आरू ने अपनी हाथ में पहनी वॉच का बटन प्रेस कर दिया। उसकी वॉच बीप होने लगी, वहीं यश जी की वॉच भी बीप करने लगी। यश जी फौरन वार्ड में वापस आ गए। नव भी उनके पीछे चला आया। हाँ आरू क्या हुआ? यश जी आरू के पास आकर उसके सिरहाने बैठते हुए बोले। तभी आरू उठकर बैठते हुए बोली, मेरा एक्सीडेंट करवाने की साजिश किसने की थी सुपीरियर? आरू मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात कहोगी। यश जी थोड़ा सा शक्त होकर बोले तो आरू अजीब तरह से उन्हें देखने लगी। तभी नव आगे बढ़ते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा जी, मुझे भी नहीं पता था कि आरू की बुद्धि बिल्कुल खराब हो जाएगी। आप लोगों का ताना मारना हो गया हो तो कोई साफ साफ मुझे बताएगा। आरू ने चिढ़ते हुए कहा तो नव बोला, आरू ध्यान दे कि वो ट्रक तेरी तरफ नहीं आदि की तरफ बढ़ रहा था, इसका मतलब वो साजिश आदि के लिए की गई थी, तेरे लिए नहीं। वो तो तूने आदि को धक्का देकर उसे बचा लिया, वरना अभी तेरी जगह आदि होता। नव के इतना कहते ही आरू हैरान होकर बोली, इसका मतलब उन्होंने ये प्लान बनाया था सिडनी आने के लिए? हाँ यही प्लान था, लेकिन अब और नहीं आज उन्हें पता चल गया होगा कि उनके आदमी मारे जा चुके हैं, इसलिए अभी सिंघानिया और वो सभी बौखलाए हुए हैं, परसों ही उनका पर्दाफाश होगा। यश जी इस बार थोड़े गुस्से से बोले, लेकिन सुपीरियर परसों तो मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगी, ऐसे में आप उस इंसान का पर्दाफाश कैसे करेंगे? आरू ने कहा तो यश जी बोले, मैं अभी डॉक्टर से ही बात करने गया था, वो लोग तुझे मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं। कल ही हम सब लोग इंडिया वापस जाने वाले हैं और इसके लिए नव घर पर सबसे बात करेगा। कल इंडिया पहुंचने के बाद तुम्हें वहीं मुंबई में एडमिट कर दिया जाएगा। ओके सुपीरियर, क्या मैं दादा के साथ घर नहीं जा सकती? आरू धीमे से बोली तो यश जी कुछ बोलते उससे पहले ही नव बोला, बिल्कुल भी नहीं, तू हॉस्पिटल ही जाएगी और रूथ तेरे साथ रुकेगा। हाँ आरू बेटा, नव सही कह रहा है, यश बोले। हम आरू ने छोटा सा जवाब दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह करीब 10 बजे जब अमित शान के कमरे में पहुंचा तो देखा शान के पूरे कमरे का हाल बुरा था। शान वहीं बेड के पास जमीन पर बेसुध सा पड़ा था, उसके हाथ से खून की धार निकल रही थी। शान, अमित तेज आवाज में चीखते हुए शान की तरफ दौड़ा। वो उसके पास पहुंचा तो देखा शान ने अपने हाथ की कलाई पर 4-5 बार चाकू से काट मार लिया है। शान ने फौरन उसके हाथ पर कसकर अपना रुमाल बांधा और शान को अपने कंधे पर संभाले हुए बाहर की तरफ आ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, रॉय, जॉन, कार निकालो जल्दी। रॉय और जॉन फौरन बाहर आए। प्रिया अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ एक मीटिंग के लिए बाहर गई हुई थी। रॉय ने अमित और शान की तरफ देखा और फौरन कार निकालने के लिए भाग गया। जॉन ने जाकर शान को संभालने में अमित की हेल्प करी। अमित, जॉन और रॉय तीनों लोग शान को लेकर हॉस्पिटल निकल गए। अमित याद करने लगा कैसे करके उसने सुबह शान को समझाया था और वो मान भी गया था। फ्लैशबैक, करीबन 8 बजे शान की आंख खुली। उसने देखा अमित बेड से टिके टिके ही सो गया है, उसका एक हाथ अभी भी शान के सर पर था। शान उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले ही पल उसे कल की सभी बातें याद आ गई। वो एकदम से उठकर बैठ गया। उसके ऐसे उठने से अमित की आंख भी खुल गई। शान उठकर बाहर की तरफ जाने लगा, पर अमित ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहा है तू? शान ने फौरन अपना हाथ छुड़ाया और आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, अपनी जान के पास जा रहा हूँ और उससे पहले उस आदित्य को मेरे और मेरी जान के बीच से हटाने। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। शान, आदित्य आरू का सुहाग है और वो आरू से प्यार करता है और आरू आदित्य से प्यार करती है। दोनों ने लव मैरिज की है, ऐसे में तू दो प्यार करने वालों के बीच नहीं आ सकता। तू आरू से उसका सुहाग नहीं छीन सकता। अमित फौरन शान का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला।
टू बी कंटिन्यू। अरे मेरे भाई, मैं कहाँ उसका सुहाग छीन रहा हूँ, बस कुछ पल के लिए ही तो उसका सुहाग जाएगा, फिर मैं बनूंगा न उसका सुहाग, वो मेरी दुल्हन बनेगी। मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि वो उस आदित्य को सपने में भी याद नहीं करेगी, बस मेरी बनके रहेगी, सिर्फ मेरी। शान ने अमित के कंधों को पकड़कर पागलों जैसे हंसते हुए कहा तो अमित बस हैरानी से उसे देखने लगा। तुझे पता है अमित, मैंने सब सोच लिया है, मैं न अपनी शादी में खुद सारी अरेंजमेंट्स देखूंगा और तू भी तो होगा ये सब देखने को। तू और प्रिया दोनों ही मेरी बारात में आगे आगे डांस करते हुए जाएंगे और डैड भी तो होंगे। और शान बस बोलते ही जा रहा था, तभी अमित बीच में एकदम से चीख पड़ा, चुप, बिल्कुल चुप, अब एक लफ्ज नहीं बोलेगा तू। भाई तुझे कैसे समझाऊं मैं, आरू तेरी नहीं हो सकती, वो किसी और की है और तुझे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आखिर में आते आते अमित का लहजा हल्का नर्म पड़ गया। शान ने अपनी भरी आंखों से अमित की तरफ देखा, फिर रूंधे गले के साथ बोला, नहीं अमित, मैं नहीं कर सकता इस बात को एक्सेप्ट, कैसे जीऊंगा मैं उसके बिना, मैं नहीं जी पाऊंगा यार। अब तक मुझे एक आस थी कि मैं उसे पा लूंगा, धीरे धीरे करके उसे अपने प्यार का एहसास करवा दूंगा, पर अब मैं क्या करूं मैं। आखिर तक आते आते शान चीख कर रो पड़ा, फिर वो एकदम से उठा और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी है। आरू कोई चीज नहीं है शान, वो एक इंसान है। अमित शान को झकझोरते हुए बोला, फिर उसने हल्के से नर्म लहजे में कहा, शान तू आरू को भूल जा। शान हैरानी से अमित को देखने लगा तो अमित बोला, मैं कह रहा हूं ना, प्लीज मेरी बात मान ले, हम लोग इंडिया वापस चलते हैं और तू देखना तेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की आएगी जो तेरी होगी। प्लीज भाई चलते हैं वापस हम। शान ने छोटा सा जवाब दिया तो अमित फौरन उसके गले लग गया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर शान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तू फ्रेश हो जा, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम लोग आज ही वापस चलते हैं। अमित शान से अलग होकर रूम से बाहर जाते हुए बोला। अमित के बाहर जाते ही शान आकर अपने बेड पर बैठ गया, उसकी आंखों के सामने वो सारे पल आने लगे जब जब वो आरू से मिला था, उससे लड़ाई करी थी, सब कुछ किसी मूवी के जैसे उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। नहीं नहीं, मैं नहीं भूल सकता, उसे नहीं भूल सकता। शान खुद से ही बड़बड़ाया, उसने एक वास उठाकर सामने कांच पर दे मारा, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसने अपने रूम का सब सामान तोड़ फोड़ दिया, पूरे कमरे की बुरी हालत हो गई। फिर शान एकदम से नीचे जमीन पर बैठ गया। तभी उसकी नजर वहां टूटे हुए कांच पर पड़ी, उसने वो कांच उठाया, फिर उसको देखते हुए बोला, अगर मैं अपनी जान को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा, क्या फायदा मेरे जिंदा रहने का। इतना बोलते हुए उसने अपनी कलाई पर 4-5 बार उस शीशे से कट मार लिए और धीरे धीरे वो बेहोशी की हालत में चला गया। फ्लैशबैक एंड। अमित ने कसकर शान की कलाई पकड़ी हुई थी, क्योंकि रुमाल बांधने के बाद भी खून नहीं रुक रहा था। तभी रॉय ने हॉस्पिटल के बाहर कार रोकी, अमित फौरन शान को संभाले हुए स्ट्रेचर तक लेकर आया और उसे उस पे लिटा दिया। तब तक जॉन डॉक्टर को बुला लाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शान के वार्ड से बाहर आए और अमित से बोले, वैसे तो ये एक पुलिस केस था, लेकिन तुम्हारे पापा को मैं जानता हूँ, इसलिए कोई केस नहीं बनने दिया। अंकल शान कैसा है अब? अमित ने डॉक्टर की बात को इग्नोर कर बेचैनी से कहा तो डॉक्टर बोले, वो खतरे से बाहर है, फिलहाल के लिए उसे ब्लड चढ़ा दिया है, कल तक तुम उसे घर ले जा सकते हो। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। अमित ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर वो वही एक चेयर पर बैठ गया। अंडस्को। नव ने घर पर सबसे वापस जाने की बात कली थी, उसने कहा कि डॉक्टर्स का कहना है आरू खतरे से बिल्कुल बाहर है, वो ठीक है, और रही उसकी दवाइयों की बात तो वो मुंबई में भी मिल जाएंगी और हम चाहे तो वहां 2 दिन के लिए एडमिट भी कर सकते हैं आरू को। वहां बिजनेस का भी लॉस हो रहा है, इसलिए नव ने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर्स ने उसे मुंबई रेफर कर दिया है। फ्लाइट में भी आरू पेशेंट क्लास में जाएगी, वहां सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिससे आरू को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो सबने मना किया, लेकिन फिर राकेश जी ने भी नव की बात का समर्थन किया। जब हॉस्पिटल में आदि को ये बात बताई गई तो वो बिल्कुल भी नहीं माना, उसने सीधे कह दिया कि जब तक आरू ठीक नहीं हो जाती तब तक आरू कहीं नहीं जाएगी। आखिर में महेश जी ने भी कहा कि सबको वापस चलना चाहिए। उनके इतना बोलने के बाद कोई कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि वो घर में सबसे बड़े थे। आदि भी मन मारकर उनकी बात मान गया, पर वो अभी भी हॉस्पिटल में ही था। सब अपने अपने कमरों में चले गए। तभी कोई शख्स बाहर गार्डन में गया, वहां जाकर उसने किसी को फोन लगाया। फोन उठते ही उधर से कुछ कहा गया तो वो बोला, तुम जाहिलों से एक काम ढंग से नहीं हुआ, मैंने सोचा था वो वेपन्स की डील क्रैक करने के बाद चौहान परिवार में घुसकर वो पेन ड्राइव वापस हासिल कर लूंगा जो सालों पहले उस मेजर ने गायब कर दी थी।
उस ड्राइव को हासिल करके अगले 1 साल में हमारे बायोकेमिकल वेपन्स रेडी हो जाएंगे, पर अब मेरे यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? न वो वेपन्स का पता चल रहा है और न ही तुम्हारे आदमियों का कहाँ मर गए वो सब। क्या अब वो ये भी भूल गए कि डार्लिंग हार्बर में ब्लास्ट करना था उन्हें? जनाब, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। हम लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट हो नहीं रहा, न ही उनकी लोकेशन डिटेक्ट हो पा रही है। हमारे हिसाब से वो लोग इस मिशन पर कुर्बान हो गए हैं। उधर से किसी ने कहा तो वो शख्स बोला, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे हिसाब, मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ। सिंघानिया से बोलो वो मुझसे मेरे अड्डे पर आकर मिल और पता लगाओ उन सब आदमियों का। अगर वो कुर्बान हुए हैं तो उनको मारने वाला कौन है, इस बात का कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। जी जनाब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उधर से कहा गया तो वो शख्स कड़क आवाज में बोला, कोशिश नहीं, मुझे कामयाबी चाहिए, खुदा हाफिज, रखता हूँ फोन। इतना बोलकर उसने कॉल काट दी। फिर इधर उधर देखते हुए वापस घर में चला गया। उसके जाते ही दीवार के पीछे छिपा हुआ रुद्र बाहर आया और घर की ओर देखते हुए बोला, जाओ बचुआ जाओ, तुम्हें क्या पता कि आने वाले समय में तुम्हें क्या क्या झेलना है। तुम खुद मुंबई नहीं जा रहे, बल्कि तुम्हें ले जाया जा रहा है और तुम्हें ले जाने वाले हम हैं, द रॉकेटियर्स। इतना बोलकर वो अपने हाथ में चाबी उछालते हुए बाहर चला गया। अंडस्को शाम के समय आरू का डिस्चार्ज हुआ और उसे एम्बुलेंस से एयरपोर्ट तक ले जाया गया। वहां से उन सबने मुंबई की टिकट्स कंफर्म की और फ्लाइट में बैठ गए। अगली सुबह तक वो सब मुंबई पहुंच गए। आरू को एयरपोर्ट से ही सीधे सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। आदि आरू के साथ ही जाने लगा, पता नहीं क्यों, पर सुबह से ही आदि को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। नव ने आदि को रोकना चाहा, तब तक उसके हाथ में पहनी वॉच बीप होने लगी। उसने अपनी वॉच देखी तो उसपे एक मैसेज था, अभी आदि को आरू के साथ जाने दो, तभी तुम शाम को आदि के लिए घर वापस ले आना। अगर अभी जाने से रोकोगे तो वो शाम को जाने से नहीं मानेगा और हमें जो भी करना है शाम को ही करना है। ये एक ऐसी वॉच थी जो पूरी रॉकेटियर्स की टीम के पास थी। इस वॉच को तब यूज कर सकते हैं जब कोई मुसीबत में हो या कोई पर्सनल मैसेज एक्सचेंज करने हो, तब ये बीप करने लगती है। इस पे सभी मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आरू को उस वक्त सिर्फ सुपीरियर को बुलाना था तो उसने सुपीरियर सेक्शन सिलेक्ट किया, जिससे सिर्फ सुपीरियर की वॉच ही बीप हुई। इनमें एक मेन बटन था जिसको दबाने पर सभी लोगों को एक साथ मैसेज भेजा जा सकता है। इस वॉच में कई फीचर्स थे और इस वॉच को राम ने ही अपनी टीम के लिए बनाया था। नव ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो उसे थोड़ी दूर पर सुपीरियर दिख गए। उन्होंने अपना हुलिया बदल रखा था ताकि उन्हें कोई पहचान न सके, पर नव, रुद्र और राम को वो पहले ही अपना फोटो भेज चुके थे। आदि आरू के साथ हॉस्पिटल जा चुका था। नव भी सबको अपने साथ लिए घर आ गया। आदि ने आरू को उसके वार्ड में लिटाया। उसके बाद वो वही एक सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप से ऑफिस का काम करने लगा। पिछले 2-3 दिनों से उसका पूरा काम लटका पड़ा था। आदि के हाथ बड़ी तेजी से लैपटॉप पर चल रहे थे। वहीं आरू ने अपने दोनों हाथों को अपने गाल के नीचे रखा और करवट लेकर एकटक आदि को देखने लगी। उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। आदि काफी टाइम से अपना काम कर रहा था। वो अपने आप को बिजी रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसने अपना पूरा काम काफी जल्दी ही निपटा लिया। उसने लैपटॉप को बंद किया और फिर उसके बाद उसने सोफे से अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। कोई बात है? जब आरू ने आदि को इस तरह से देखा तो उसने कहा। आदि ने अपनी आंखें खोली, फिर आरू के पास आते हुए बोला, पता नहीं क्यों साहिबा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज एक अजीब सा डर लग रहा है। इतना बोलते हुए वो आरू के पास बैठ गया। आरू भी उठकर बैठ गई। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर अंदर आई। वो आरू को देखकर हल्के से मुस्कुरा दी, फिर बोली, आपकी ड्रेसिंग चेंज करनी है। ओके। आरू के कुछ बोलने से पहले ही आदि बोला और खड़ा होकर साइड में चला गया। डॉक्टर ने हल्के से आरू की सर की पट्टी खोली और उसके सर पे लगी चोट को देखते हुए बोली, ये तो काफी जल्दी ठीक हो रही है, वेरी गुड। आपको क्या पता डॉक्टर, जब जबरदस्ती दिन में 10 बार दवाई खिलाई जाती है और उबला हुआ खाना दिया जाता है, उसके बाद जाकर भी ये जल्दी ठीक नहीं होगी तो फिर तो स्वयं महादेव भी कहेंगे ये तो सरासर नाइंसाफी है। आरू आदि को घूरने के साथ साथ नौटंकी करती हुई बोली तो डॉक्टर हंसने लगी। आपको एक बात और बताओ, ये जो आदमी हाथ बांधे खड़ा है ना, इतना जालिम है कि क्या बताऊं, ये मुझ पे बेहद अत्याचार करता है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे चॉकलेट खाना है तो ऐसे घूरता है जैसे आंखों से ही जला के भस्म कर देगा। मुझ जैसी दुखिया के इतने दुख है कि मैं गिनती नहीं करवा सकती आपको। आरू इतनी मासूमियत से दुखी होकर बोली कि एक बार को तो आदि भी खुद से बड़बड़ाया, क्या सच में मैंने इस पे अत्याचार किया है? पर अगले ही पल उसने अपना सर झटक दिया और आरू को घूरने लगा।
डॉक्टर ने हंसते हुए आरू की ड्रेसिंग की। आरू का घाव पहले से काफी ठीक हो गया था, जिस वजह से डॉक्टर ने सिर्फ उसके सामने माथे की तरफ ही पट्टी कर दी। उसके बाद वो वहां से चली गई। आरू ने देखा कि आदि उसे घूर रहा है तो आरू ने अपने दांत दिखा दिए। तुम नहीं सुधर सकती न, तबीयत खराब है फिर भी मजाक सूझ रहा है तुम्हें। आदि आरू को घूरते हुए उसके पास आकर बोला तो आरू फौरन मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कोई मजाक नहीं किया, एक एक बात सच बोली है, समझे तुम? अच्छा, इसका मतलब मैं जालिम हूँ? आदि आरू के चेहरे के बेहद करीब आकर बोला तो आरू एकदम से हड़बड़ा गई। टू बी कंटिन्यू।